हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका। आई एम यू हिंदी टीचर। हमारा आज का जो चैप्टर है वो है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। पांच साल भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम करना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियादी खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदान बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और यानी कि वो मेरी पूरी निगरानी रखते थे। ये उनको जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़िया कुत्ते बिल्ली, यानी कि वो जो हाशिया जो बने होते हैं कॉपी के, उस पर अपने चिड़िया कुत्ते बिल्ली इत्यादि की तस्वीरें जो थी वो बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता और न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई। राधे श्याम चिड़ियूत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। यानी कि उन्होंने कोई पहेली बनाई हुई थी और वो पहेली बूझने का मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे पहेली बूझनी है, और ना ही मैंने उनसे पूछा। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। यानी कि वो 9वीं क्लास में थी और मैं 5वीं क्लास में। लेकिन उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात, यानी कि वो जो भी रचनाएं करते मेरे लिए वो छोटा मुंह और बड़ी बात होती। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल भी न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता। यानी कि मैं जो था मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं करता था। हाँ जी, तो कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल जाता तो पूछना ही क्या था। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रही हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर, मतलब जो भाई साहब थे वो मुझे पढ़ने के लिए हमेशा कहते रहते थे कि बेटा तुम पढ़ा करो, तो मतलब भाई साहब से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। उनका पहला सवाल यह होता कि कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता कि इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मतलब मैं अगर चुप हो जाता तो सबको ऐसे लगता कि मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा, यानी कि एक भी अक्षर नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं एरा गैंथा, यानी कि जो एरा गहरा है, नत्थु खेरा, सभी अंग्रेजी विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खूब जलाना पड़ता है। मतलब वो उसको बताते हैं कि भी हमें पढ़ाई करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद में बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ कि तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं मिलता। मतलब उनके जो बड़े भाई साहब थे वो सारा दिन पढ़ते रहते थे, तो वो यही कहते थे कि तुम्हें मुझको देखकर भी सबक नहीं मिलता है, कि तुम्हें सारा दिन पढ़ना चाहिए। ठीक है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा है जाते हुए? रोज ही क्रिकेट और हॉकी का मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी
तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूदने में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर, यानी कि वो यूं कहते हैं कि मेरे को एक क्लास पार करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं और मैं इतनी देर तक पढ़ता रहता हूँ, लेकिन तुम जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, तो तुम्हें तो कितना टाइम लगेगा क्लासेस पार करने में। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता और जवाब ही क्या, अपराध तो मैंने किया। लताड़ कौन से? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरी जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगा, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उसकी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता है। लेकिन मतलब वो यूं कह रहे थे कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता था जितने बड़े भाई साहब करते हैं। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी पाठ से 8 से 9 तक हिसाब, यानी कि 8वीं से लेकर 9वीं तक मैथ लग जाती थी, और 9 से 9:30 तक इतिहास, और फिर भोजन करने जाना। मतलब उनका एक टाइम टेबल बना हुआ था कि उनको 6 से लेकर 8 तक अंग्रेजी पढ़नी होती थी और 8 से लेकर 9 बजे तक उनको मैथ करना होता था, और 9 से लेकर 9:30 बजे तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल और 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, यानी कि वो एक हॉस्टल में रहते थे। 6:30 से रात 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशंस, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई थी। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, और वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता, यानी कि मेरे भाई साहब को मुझे डांटने का अवसर मिल जाता। सालाना इम्तिहान हुआ, यानी कि साल के बाद इम्तिहान हुए। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। मेरी और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, और आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतनी दुखी और उदास है कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार आया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब वह रोब मुझ पर न रहा, भाई साहब का जो रोब था वो मुझ पर न रहा। हाँ जी, तो यानी कि इसमें ये बताया गया कि जो लेखक हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके जो बड़े भाई साहब थे वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। बुद्धि का विकास, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हीं चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल स्वादी है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते और आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। इसलिए वो बता रहे थे कि हमें जो है वो घमंड नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई भी नहीं है। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, और शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। यानी कि उन्होंने यही बताना चाहे कि हमें जो है वो अहंकार जो है वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें उन्होंने सारे आपको इस पेज पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हाँ जी, कह दिया समय की पाबंदी। एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोलें और कलम हाथ में लिए और उसके नाम
को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी होती है। इसमें आदमी के जीवन में, यानी कि इन्होंने जो समय है उस पर लेख बताया कि जो समय जो होता है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जब समय जो है वो बीत जाता है तो हमारे पास में कुछ भी हाथ नहीं रह जाता है। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। यानी कि जो मेरे बड़े भाई साहब थे मुझे उपदेश देते रहते थे। भोजन आज मुझे निस्वार्थ सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। मतलब मुझे पुस्तकों से इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी। फिर सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसे संयोग हुए कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गई। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणा तक परिश्रम किया था। यानी कि फिर एक साल बाद फिर उनकी परीक्षा आई और वो फिर थे वो सफल हो गए। लेकिन भाई साहब ने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी लेकिन वो फिर भी फेल हो गए। तो मेरे भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था और मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा और फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला और आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही डांटते ही थे और मुझे इस वक्त अभी अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतनी अच्छे नंबरों से। ठीक है, तो उसके बाद में अब उन्होंने बताया कि एक दिन संध्या का समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकोआ लूटने बेतहाश दौड़ा जा रहा था और आंखें आसमान की ओर थी और मैं उस आकाश गामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चल रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन में से नए संस्कार ग्रहण करने को जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस के लिए इसका स्वागत करते हुए दौड़ी आ रही थी कि किसी को अपनी आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश, यानी कि सभी जो थे वो आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई और जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती है। हाँ जी, तो वो बड़े भाई साहब यही कह रहे थे जब वो मेले से लौट रहे थे कि तुम्हें जो है वो बाजारी लोंडों के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलीचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुप्रीडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। यानी कि वो बताते हैं कि कितने ही लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो विद्वान हैं। हाँ जी, उसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो बड़े भाई साहब थे उनके बारे में आगे बताया गया कि उनको जो पढ़ाई में बिल्कुल भी पसंद, मतलब जो बड़े भाई साहब थे ना वो स्टडी तो करते थे, पढ़ाई तो करते थे, लेकिन उनको जो पढ़ाई करना था वो पसंद नहीं था। लेकिन जो लेखक है वो जितना भी पढ़ता था ना, चाहे वो कम ही पढ़ता था लेकिन उसको इंटरेस्ट से पढ़ता था। ठीक है, तो इन्होंने यही बताना चाहे आपको इस चैप्टर में। हाँ जी, कि तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख आता है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले कि मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता हूँ, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। मतलब भाई साहब थे वो सारा दिन इसीलिए पढ़ते थे, पढ़ने का दिखावा सिर्फ इसीलिए करते थे ताकि लेखक खुद पढ़ सके, क्योंकि वो जो थे वो उनके लिए एक आइडल थे। यह कर्तव्य अभी मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कन्नौड़ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी और लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसे और पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। यानी कि जो भाई साहब ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेम किया और मुझे बताया कि मैं जो है वो पढ़ाई में इतना ज्यादा शौक नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। ठीक है, तो यही स्टोरी थी आपकी और आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फाइंड करके लिखे आने। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।